So, good morning, students. So, this is your last lecture of surface chemistry. So, let us not wasting our time, or let us continue our topic. तो आपका जो लास्ट टॉपिक बचा था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहला प्रॉपर्टीज आता है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है इसमें, दूसरा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, तीसरा हमें पढ़ना है काइनेटिक प्रॉपर्टी। ओके, और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हमने पढ़ा होगा। पहला है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी आपको पता है, फिल्टर नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को पास करोगे तो कोलॉइड्स भी पास होंगे, क्रिस्टलॉइड्स भी पास होंगे। तो इनको फिल्टर करने के लिए हमें पार्चमेंट पेपर यूज करना पड़ता है या अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करना पड़ता है। ठीक है, दे कैन पास थ्रू, लिख देता हूं मैं, दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी filter paper, they can pass through ordinary filter paper but cannot pass through ultra filter paper, ultra filter paper but cannot pass through ultra filter paper। ठीक है, सेकंड है नेचर। नेचर वाइज कैसा होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, जिसमें दो फेज होते हैं, डीपी और डीएम। ठीक है, हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस इन नेचर, contain two phase, contain two phase डीपी एंड डीएम। ओके, हमने पहले पढ़ा हुआ था। तीसरा है विजिबिलिटी, थर्ड इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, कैन बी सीन थ्रू माइक्रो, मतलब एक्चुअली नेकेड आई से तो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू इनके पार्टिकल को देखे जा सकते हैं। तो कैन बी सीन थ्रू, कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप। फोर्थ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन पढ़ा था, आरएलबीपी, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको याद होगा कि जब भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट घट जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट घट जाएंगे, इसका मतलब ये चारों के चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाता हूं। जैसे एक कंटेनर में सिर्फ आपने डीएम लिया, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम लिया। एक कंटेनर में आपने डीएम लिया प्लस डीपी लिया, उसमें आपने स्टार्च मिला दिया, स्टार्च मिला दिया, मतलब बेसिकली ये लायोफिलिक टाइप का बना सॉल्यूशन। कैसा बना, लायोफिलिक। और तीसरे वाले में आपने डीएम लिया और डीपी भी लिया, लेकिन इसमें आपने गोल्ड सोल बनाया, ये इसमें गोल्ड सोल मिला दिया, तो बेसिकली लायोफोबिक टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा, लायोफोबिक टाइप का। तो ए बी सी। ठीक है, अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो सरफेस टेंशन ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन सबसे जो मतलब इक्वल होगा, मान के चलो सी और ए का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, लायोफिलिक का उससे कम हो जाता है। तो बी का सरफेस टेंशन सबसे कम होगा और सी और ए का ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि इनके बीच में ऑलमोस्ट इंटरेक्शन तो होता नहीं है। जब इंटरेक्शन होगा नहीं तो इसका मतलब ये नॉर्मल ही रहते हैं, डीएम के बराबर की इनकी सरफेस टेंशन रहती है, क्योंकि डीएम और डीपी के बीच में लायोफिलिक के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा घट जाती है। ठीक है, और अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो विस्कोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको x y और z के फॉर्मेट में लिखूं तो ये मान के चलो कि y और x का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, y और x का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, z का भले थोड़ा सा
कम हो जाएगा, z का वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ओवरऑल द सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कलर, ठीक है। कलर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी है कलर। कलर में क्या है, देखो इसमें कुछ 3-4 बातें डिपेंड करती है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि देखो साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल के डिपेंड करता है, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। दूसरा वे एन ऑब्जर्वर रिसीविंग द लाइट, आखिर आप किस तरीके से इनको देख रहे हो, किस तरीके से लाइट को रिसीव कर, उन बातों पे भी डिपेंड करता है। थर्ड वन इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, scattered by particle, wavelength of light is scattered by particle। तो देखो कोलॉइडल सॉल्व का ये तो मान के चलो साइज क्या रहता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब 1001 और नैनोमीटर को 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इतना सफिशिएंट बड़ा पार्टिकल है कि लाइट को स्कैटर कर सकता है, टू सॉल्यूशन जबकि ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें साइज में इंपॉर्टेंट की बात करूं मैं तो देखो साइज से कैसे डिपेंड करता है, साइज पे गोल्ड सोल होता है, इनिशियली रेड होता है, जैसे जैसे आप कोगुलेट करते जाओगे पार्टिकल जुड़ते जाएंगे तो मतलब पार्टिकल का साइज बढ़ते जाएगा, तो रेड से वो पर्पल बनते जाएगा, पर्पल से और बढ़ेगा तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, लास्ट में वो कैसा हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो इनिशियली जब बहुत छोटा साइज रहता है गोल्ड सोल में पार्टिकल का तो रेडिश कलर का दिखता है, जैसे जैसे कोगुलेट होते जाता है पार्टिकल जुड़ते जाते हैं, कलर रेड से पर्पल होते जाएगा और पार्टिकल जुड़ता जाएगा और साइज बड़ा होगा तो ब्लू कलर का होते जाएगा और बढ़ते जाएगा तो लास्ट में वो गोल्डन कलर का हो जाएगा, ठीक है। द वे की बात करें किस तरीके से लाइट रिसीव करता है उस पर भी डिपेंड करता है। मिल्क रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगा, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट है तो ये ब्लू कलर का दिखता है। बाकी आप ये इसकी जो रीजन है कि आखिर ये ब्लू क्यों दिखता है तो ये तो भैया आप ऑप्टिक्स फिजिक्स वाले सर से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ट्रांसमिटेड लाइट है, अगर ट्रांसमिटेड लाइट आपने अगर भेजा यहाँ से तो ये रेड कलर का दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, इसमें कभी रीजन नहीं पूछेगा लेकिन हाँ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भले आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है टिंडल इफेक्ट। क्या आता है, टिंडल इफेक्ट। तो पहले मैं लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग beam of light, when a strong and converging beam of light is passed through colloidal solution, its path become visible, ठीक है। ब्लूइश कॉन जैसा दिखता है, ओके। व्हेन viewed at right angle, right angle of light is known as Tyndall effect, and bluish cone visible is known as Tyndall cone,
ये लाइट सोर्स है आपका, मान लो ये क्या है, कोई आपका लाइट सोर्स, ठीक है। ये रे इमर्स कर रहा है, इसको मैंने किसी लेंस से पास किया, किसी लेंस से पास किया, तो ये क्या करता है, कन्वर्जिंग बीम बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, कन्वर्जिंग बीम बनाता है ऐसा। और यही टिंडल कोण होता है, यही क्या होता है, टिंडल कोण, टिंडल कोण होता है। दिस इज नथिंग बट योर टिंडल कोण। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कोलाइडल पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, हर तरफ से लाइट को डाइवर्स करेगा, क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। बेसिकली इस तरीके से क्या कर देता है, लाइट स्कैटर्ड करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा कि जनरली एटम स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि मान लो अगर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है और उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो आपको पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.2 होती है और उसके होते 3.4, तो अप्रोक्सीमेटली उसका एनर्जी कितनी चाहिए, 10.2, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो आपको पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, 12400 by 10, तो अप्रोक्सीमेट 1240 नैनोमीटर के रेंज में आएगा। कितना आएगा, 1240 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगा, तो 124 नैनोमीटर आएगा। तो ऑब्वियस बात है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का साइज तो 1 से और 1000 के नैनोमीटर के बीच में रहता है। इसका मतलब ये पार्टिकल का साइज सफिशिएंट है लाइट का स्कैटरिंग करने के लिए, ठीक है। और इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 90 डिग्री ऊपर से, ये माइक्रोस्कोप ये एकदम 90 डिग्री पे ही होना चाहिए, तभी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। थोड़ा सा भी रहेगा तो आप इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंडीशन, कि आखिर कंडीशन क्या होती है टिंडल इफेक्ट की। तो देखो डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, पहला कंडीशन है डायमीटर ऑफ कोलाइडल, डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नॉट मच, पार्टिकल इज not much smaller than, is not much smaller than the wavelength of light used, ठीक है। मतलब कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए या डायमीटर होना चाहिए, जो भी वेवलेंथ आप लाइट का यूज करें उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो स्कैटर नहीं कर पाएगा, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जेईई एडवांस में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था कि व्हाट इज द कंडीशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, ठीक है। बाकी सेकंड कंडीशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम, ऑफ डीपी एंड डीएम differ widely in मैग्नीट्यूड का भी क्या होना चाहिए, इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डीपी और डीएम के बीच में काफी हद तक डिफरेंस होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस वाज योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। क्या होगा, काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी में आपका आता है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो देख लो आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ये, इंफॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट समझिए, याद रखिए चीजों को, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जिगजैग मोशन ऑफ, जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल particle, zigzag motion of colloidal particle is known as Brownian movement। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। जेड स्पुस्निकी एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया था मूवमेंट, ठीक है। ऐसा इस तरीके से जिगजैग मोशन में रहता है, ठीक है। और यही होता है स्टेबिलिटी के लिए, सोल के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये मूवमेंट, ये मोशन ही सोल का स्टेबिलिटी का रीजन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी
प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलो एक बार पहले बोर्ड को मैं रफ कर देता हूँ। तो अब बात करते चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, आपका याद रखना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये बात याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्पेशल लायोफोबिक के लिए, लायोफिलिक में कोई भी चार्ज नहीं होता है, आपको याद होगा जब मैंने बताया था दे आर चार्जलेस, सिर्फ लायोफोबिक में चार्ज होता है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी लायोफोबिक के लिए ही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बोल रहा है? द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ colloidal particle under the influence of an applied electrical field under the influence of an applied electric field is known as electrophoresis। ठीक है, if movement of cation takes place, then it is known as कैटाफोरेसिस। मैं सारी चीज समझा देता हूँ, एक बार बस लिख देता हूँ मैं। if movement of anion takes place then it is known as एनाफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट, कोलॉइडल पार्टिकल में भी, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कौन सा लायोफोबिक सोल में अगर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेस, याद रखना, यहाँ पार्टिकल से कहने का मतलब डिस्पर्स फेस का मूवमेंट होता है। अब ऑब्वियस बात है, डिस्पर्स फेज में या तो कैटायन का चार्ज होगा या तो एनायन का, या तो एनायनिक होगा या तो कैटायनिक होगा। अगर कैटायन का मूवमेंट होता है तो कैटाफोरेसिस बोलता है, एनायन का मूवमेंट है तो एनाफोरेसिस बोलता है। होता कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, समझे आप इसको थोड़ा सा, एक बार इसको इधर, ये मेरा है, इधर वाला है कैथोड, ये जो ब्लॉक है कैथोड का है, ये नेगेटिव है, और ये है मेरा एनोड, और ये है
पॉजिटिव, और इसको मैंने डुबो दिया कोलॉइडल सॉल्व में, इसको मैंने क्या डुबो दिया, कोलॉइडल सॉल्व में, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कोलॉइडल सॉल्व मैंने लिया है वो FeOH थ्राइस का लिया है, जिसमें मैंने FeCl3 मिक्स कर दिया। तो आपको याद होगा ये वो पेप्टाइजेशन एजेंट है, ये रेडिस ब्राउन प्रॉपर्टी होता है, ये इसमें हम जब मिक्स करते हैं तो Fe+3 का कोलॉइडल पार्टिकल मिलता है, जिसमें Fe+3 एडजॉर्ब हो जाता है। तो अब पॉजिटिव है तो मूवमेंट कहां पे होगा, नेट मूवमेंट किस तरफ पे होगा, इसका एनोड कैथोड की तरफ होगा, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, और कैटायन का मूवमेंट होता है मतलब कैटाफोरेसिस होगा। तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज योर नथिंग बट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब बात करता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस से वर्ड से याद होगा कि अगर ऑस्मोसिस में हम पहले सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अंडर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस उसका उल्टा होता है, भाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो जाए, उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते थे। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, ऑस्मोसिस ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नहीं, डिस्पर्जन मीडियम का होगा मूवमेंट, और वो भी किसके अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होता है। देखो यहाँ याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है डिस्पर्स फेस का, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम का होता है। किसका होता है, डिस्पर्जन मीडियम का होता है, ठीक है। और इस वजह से इस वजह से सॉल्यूशन सोल पे भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो याद रखना, जो नेट चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज आता है वही सोल पे भी वही चार्ज रहता है, सॉल्यूशन पे वही चार्ज रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रो तो मैं लिखता हूं अभी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ dispersion medium DM dispersion medium through a suitable membrane and not of the particle and not of the particle of dispersed phase that is colloidal particle, under the influence of an applied electrical field, is known as electrical osmosis, वही सेम चीज होगा। देखो मैं डायग्राम फिर से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज है, बस यहाँ पे मैं कोई स्पेशल मेम्ब्रेन यूज कर लूंगा, ठीक है। इसी में मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम का होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है ये, इफ पार्टिकल ऑफ DM move towards cathode, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, then soul particle also carry नेगेटिव चार्ज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझो बात को। यहाँ पे मैंने क्या बोला, नेट चार्ज जो सॉल्यूशन का होगा वो चार्ज होगा जो मेरा
कोलोइडल पार्टिकल यानी डिस्पर्स फेज कैरी करता है। अब समझो बात को, कोई भी सॉल्यूशन तो हमेशा न्यूट्रल रहता है, क्यों? क्योंकि अगर डिस्पर्स फेज पॉजिटिव है तो डिस्पर्सन मीडियम ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन का चार्ज हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ओवरऑल हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। नहीं भी रहता तो डिस्पर्सन मीडियम उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, डिस्पर्सन मीडियम अगर नेगेटिव टर्मिनल के पास जा रहा है, इसका मतलब ये है कि डिस्पर्सन मीडियम खुद पॉजिटिव चार्ज का होगा। इसका मतलब ये कोलोइडल पार्टिकल किस नेचर का होगा? नेगेटिव चार्ज का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो। तो इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। चार्ज ऑन कोलोइडल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है गिवन एग्जांपल में किसका नेगेटिव चार्ज है किसका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिव चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल, ठीक है। इनमें बस आपका एग्जांपल याद है, एक वर्ड याद रखना होप, इसमें होप और इसमें एमएसएन, एमएसएन, ठीक है। एमएसएन एक सर्च इंजन भी है, होप मतलब आशा, एच मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओ मतलब हो जाएगा ऑक्साइड और पी मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एम मतलब क्या होगा? मेटल, एस मतलब क्या होगा? सल्फाइड और एन मतलब क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जांपल होगा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मेटालिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका एग्जांपल में जैसे बात करूं FeOH थ्राइस डॉट XS2O AlOH थ्राइस डॉट XS2O, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। तो ये याद रखना कि कभी भी ये जो है सोल होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। दूसरा होता है मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड में आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है। हाइड्रोक्साइड का मैंने एग्जांपल बता दिया है। मेटालिक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? TiO2, ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। दूसरा है बेसिक डाइस्टफ, बेसिक डाइस्टफ, ठीक है। ये होता है मिथाइल ब्लू, मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू, ये बेसिक डाइस्टफ का एग्जांपल है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन भी एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज सोल है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एग्जांपल है बेटा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज सोल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव चार्ज सोल, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेगेटिव सोल में सल्फाइड ऑफ मेटल, सल्फाइड ऑफ मेटल, पहला एग्जांपल देखिए, सल्फाइड ऑफ मेटल में भी आर्सेनिक सल्फाइड है, AS3S2 सॉरी AS2S3 और हो जाएगा Sb2S3, मेटल लाइक, ये तो सल्फाइड का एग्जांपल दे दिया। मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? मेटल लाइक Ag, Au, Pt, ये सारे के सारे कौन से एग्जांपल शो करते हैं? मेरे नेगेटिव चार्ज सोल के एग्जांपल शो करते हैं ये, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका एसिडिक डाइस्टफ, एसिडिक डाइस्टफ एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। एग्जांपल के एग्जांपल मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। गम, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सोल, गम, जिलेटिन, स्टार्च, गम, जिलेटिन, स्टार्च, चारकोल, ये सारे के सारे मेरे एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। देखो अब आपको इसमें मैंने बताया था अगर AgNO3 को अगर मैं Ki मिक्स करता हूँ, ठीक है, AgNO3 बीकर में क्योंकि एक्सेस अमाउंट में Ki ड्रॉप वाइज मिक्स कर दो तो अगेन पीपीटी तो आपका AgI का बनेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर में। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऊपर में आ जाएगा। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया भी था लास्ट क्लास में। और यदि मैं उल्टा कर दूं Ki में देता हूं और AgNO3 में ड्रॉप वाइज मिक्स करता हूं तो अगेन पीपीटी बनेगा AgI का, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज मेरा ऊपर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, सोल हमेशा क्या होता है?
न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो सोल पार्टिकल जो भी होगा, ठीक है, सोल पार्टिकल मतलब जो पीपीटी रहा ऊपर में क्या रहेगा पॉजिटिव, मान लो AgNO3 का एग्जांपल लूं तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा इसके ऊपर में क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डीएम के द्वारा क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डीएम के द्वारा क्या आ जाएगा ऊपर में नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज योर फर्स्ट लेयर या प्राइमरी लेयर, ये हमेशा फिक्स होता है, प्राइमरी लेयर, फिक्स्ड लेयर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ये हमेशा नेगेटिव रहेगा सोल पार्टिकल। तो अगर इसके ऊपर गलती से पॉजिटिव चार्ज आता है तो कोई डीएम अपना जो डीएम रहेगा वो नेगेटिव, वो अपना नेगेटिव पार्ट जाके से अटैच कर लेता है, ओवरऑल इसको क्या कर देता है न्यूट्रल कर देता है, और इस तरीके से डबल लेयर बनता है, क्या बनता है डबल लेयर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी लेयर, क्या हो जाएगा सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, या इसको डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। दिस इलेक्ट और इसी के डबल लेयर को हम क्या बोलते हैं हार्मोन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिस इलेक्ट्रिकल double layer, this electrical double layer is known as Helmholtz electrical double layer, Helmholtz electrical double layer। अब आपको फिजिक्स में पता होगा जहां चार्ज सेपरेट, चार्ज का सेपरेशन आता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस, द नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड between fixed layer, between fixed layer and diffused layer fixed layer and diffused layer due to separation of charge, due to separation of charge is known as zeta potential, is known as zeta potential और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी ऑफ सोल का, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल, ये रिस्पॉन्सिबल भी होता है स्टेबिलिटी ऑफ सोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी चीजें हुई समाप्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है हमारा इलेक्ट्रोस्मोसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा कोगुलेशन ऑफ सोल, कोगुलेशन ऑफ सोल। देखो सबसे ज्यादा तो इसी पे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, हार्डी स्कल्स रूल और इसमें जो गोल्ड नंबर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पेप्टाइजेशन का उल्टा, पेप्टाइजेशन में क्या होता है फ्रेशली प्रेसिपिटेट को हम पेप्टाइजिक एजेंट को डाल के हम कोलॉइडल सोल बनाते हैं, अब उल्टा हो कोलॉइडल सोल से हम प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो मेरा कोगुलेशन हो जाता है। कोलॉइडल सोल मतलब क्या छोटे छोटे पार्टिकल बन बन के बड़ा पार्टिकल बनेंगे, बड़ा पार्टिकल अगर स्टेबल है तो वो नीचे बैठ जाएगा, अगर मान लो स्टेबल नहीं भी तो हो सकता है वो ऊपर के लेयर में फ्लोट करता है तो उसको फ्लोकुलेशन बोलता है। अगर फ्लोट कर रहा है तो फ्लोकुलेशन, और अगर बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के सेटल डाउन हो गया नीचे तो उसको कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस बाय मींस ऑफ which particles of dispersed phase are converted into precipitate
is known as coagulation. ठीक है. If particle of soul are floating above the dispersion medium, then it is known as flocculation. फ्लॉकुलेशन बोलते हैं. ठीक है. ओके. नाउ कोगुलेशन हम किस किस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है. कोगुलेशन हम किस किस तरीके से बना सकते हैं. पहला हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से बना सकते हैं. बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. दूसरा हम किससे अचीव कर सकते हैं. बॉइलिंग करके भी हम अचीव कर सकते हैं इसको. कोगुलेशन को बॉइलिंग करके भी हम कोगुलेशन से मतलब प्रेसिपिटेट बना सकते हैं. तीसरा हम क्या कर सकते हैं. तीसरा बाय कंटिन्यूअस डायलिसिस. चौथा हम क्या कर सकते हैं. बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल. और लास्ट बट नॉट लीस्ट by adding electrolyte. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब मतलब कोगुलेशन क्वेश्चन पूछाएंगे किसी से पूछे जाएंगे. तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट में एक रूल होता है, सर्टेन रूल होता है. हार्डी. ठीक है. साइंटिस्ट का नाम है. रूल भी इंपॉर्टेंट है. हार्डी स्कल्ज रूल था कि भैया हम इलेक्ट्रोलाइट को कैसे ऐड करें ताकि मेरा जो बाय द मेथड ऑफ कोगुलेशन से कोलोइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए. तो पहला था ओनली अपोजिटली चार्ज आयन will be effective in coagulation of soul. वो तो आपको देखने से पता चला अपोजिट चार्ज होंगे तो एडजस्ट अपने आप अट्रैक्ट होके क्या बना लेंगे प्रेसिपिटेट बने. तो पहला रूल तो नाम से समझ में आ रहा है. सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है. हायर इज द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन. Higher is the valency of active ion. More will be its coagulation of soul. Higher is the valency of active ion. More will be its coagulating power. And smaller will be
एक्टिव आयन का जितना ज्यादा वैलेंसी होगा उतना ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर होगा, लेकिन जितना ज्यादा वैलेंसी होगा वैल्यू कोगुलेशन की वैल्यू उसकी उतनी ही कम होगी। तो याद रखना कोगुलेटिंग पावर जो होता है, कोगुलेटिंग पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, अब इसको समझाने के तौर पे मैं इसका एक बस एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कोई नेगेटिवली चार्ज सोल आपके पास, नेगेटिवली चार्ज सोल लिया आपने, वो भी 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें भी 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। नेगेटिव में तो बहुत हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 होता है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं -1 की। कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें जो चार्ज है, जिस फर्स्ट फेज का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, -1 है, और आप इसमें जो एक्टिव आयन डाल रहे हो वो लेट्स से Na+ है, Mg+2 है और Al+3 है। तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, सबका मैं क्या ले रहा हूँ 1 मोल ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा बात को। मैंने अभी तक इसके अमाउंट को फिक्स नहीं किया, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल को ही कोगुलेट कर पाएगा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल को कोगुलेट कर पाएगा, मतलब न्यूट्रल कर पाएगा। तो मतलब प्रेसिपिटेट 2 मोल प्रेसिपिटेट बनेंगे और इसके 1 मोल से इसके 3 मोल प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो देखो जितना ज्यादा वैलेंसी है उतना ज्यादा कोगुलेशन पावर है। अब समझो कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। अगर मैंने इसका अमाउंट फिक्स कर दिया था, इसका 1 मोल इसके 1 मोल को कोगुलेट कर पाएगा, लेकिन अगर इसका 1 मोल है तो इसका हाफ मोल की रिक्वायरमेंट है मुझे, और इसका कितना रिक्वायरमेंट, इसका 1/3। तो जितना ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू होगी उतना ही कम अमाउंट या कम कोगुलेटिंग वैल्यू इसका कम अमाउंट की मुझे मोल की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो इसका कोगुलेटिंग वैल्यू 1/3 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करूं, नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करूं, मैं नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करूं, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करूंगा। पॉजिटिवली चार्ज सोल में क्या होगा, FeCN6 4-, इसका सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर होगा। उसके बाद किसी फॉस्फेट का होगा PO4 3-, उसके बाद होगा सल्फेट का, और सबसे लास्ट में होगा नेगेटिव -1 वाले का। नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करूं मैं, नेगेटिवली चार्ज सोल की बात करूं मैं, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा Al+3 का, उसके बाद होगा Mg+2 का, और उसके बाद होगा Na+ का कोगुलेशन पावर। ठीक है, कोगुलेटिंग वैल्यू की भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम millimoles of electrolyte which must be added in, which must be added in sol, in order to bring coagulation, to bring coagulation, in order to bring coagulation of 1 liter of sol, of 1 liter of sol, of 1 liter of sol is known as CV, coagulating value। ठीक है, मिनिमम मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, जो ऐड करें सोल में, ताकि मेरा कम से कम 1 लीटर सोल का कोगुलेशन हो जाए। तो आप यहाँ पे देखो, अगर एक लीटर इसका डाल रहे हो तो इसका 1 लीटर होगा, लेकिन अगर इसका 1 लीटर है तो इसका आधा ही लीटर इसको जरूरत है, इसका तो 1/3 लीटर ही आपको जरूरत पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कोगुलेटिव पावर होगा उतनी कोगुलेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड की बात करता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड आपका लास्ट टॉपिक अभी सरफेस केमिस्ट्री का, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, प्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये लायोफोबिक है, ये लायोफोबिक है। ठीक है, ये कोई लायोफोबिक पार्टिकल है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, सपोज करो इसे थोड़ा सा मैंने लायोफिलिक ऐड कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा अमाउंट मैंने क्या किया,
लायोफिलिक ऐड कर दिया तो इसको घेर लेगा ये। अब लायोफिलिक तो क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग होता है, तो ये क्या करेगा, डीएम को भी घेर लेगा अपने ऊपर। तो इस तरीके से क्या कर देता है, लायोफोबिक को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। लायोफोबिक में लायोफिलिक डाल दो, लायोफिलिक ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, अपने आसपास डीएम को घेर के इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ कोलाइड। द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल, द property of lyophilic soul, the property of lyophilic soul to prevent or protect, to prevent or protect lyophobic soul, lyophobic soul from coagulation, from coagulation, from coagulation is known as, is known as coagulation, is known as coagulation, is known as, sorry, my mistake, is known as protection, is known as protection, and soul used for this purpose, and soul used for this purpose, and soul used for this purpose is known as protective colloid। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्ड नंबर का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, गोल्ड नंबर का, ठीक है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पावर, पहले मैं पढ़ देता हूं, पावर प्रोटेक्टिंग कोलाइड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ, मतलब हाँ, अगर मान लो अगर इसका प्रोटेक्शन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोगुलेशन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं जिसका प्रोटेक्टिव करने का पावर हम जिस नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो इसको प्रोटेक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट जो इसको प्रोटेक्ट करेगा कोगुलेशन से, मतलब लायोफोबिक में जो भी आप जो भी लायोफिलिक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो प्रोटेक्ट करेगा इसको कोगुलेशन से, उसकी प्रोटेक्शन पावर को हम किसी नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, उस नंबर को ही गोल्ड नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो लिख देता हूं पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, पावर ऑफ protective colloid to prevent the coagulation, to prevent the coagulation of lyophobic soul, of lyophobic soul, of lyophobic soul is expressed in terms of, is expressed in terms of a number is known as gold number and it is defined as, ठीक है, and it is defined as, ठीक है। इसको ये तो सिर्फ मैंने बताया कि गोल्ड नंबर होता क्या है, अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो समझो। and it is defined as the weight, देखो यहां से इसका डेफिनेशन है, the weight in milligram, the weight in milligram of protective colloid, the weight in milligram of protective colloid which must be added in 10 ml of red gold सोल। कितने में, 10 ml रेड गोल्ड सोल में
that number of so that no coagulation coagulation मतलब कलर चेंज। ठीक है, मैंने 10 ml रेड बुल अभी पहले लिख देता, फिर मैं समझाता हूँ। ये साइड का डेफिनेशन, कलर चेंज फ्रॉम रेड टू गोल्ड। ठीक है, जब कोई कोगुलेशन ही नहीं होगा गोल्ड सोल में, अभी आपको मैंने बताया था ना कि इनके कलर के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है, गोल्ड स्पेशली गोल्ड सोल। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाते हैं गोल्ड सोल का, तो रेड से पर्पल, पर्पल से ब्लू, ब्लू से गोल्डन। तो अगर जब किसी गोल्ड सोल में ऐसा मैंने मिलीग्राम में कोई मतलब मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया मिलीग्राम में लेट्स से, और उसको मैंने उसमें डाल दिया और इस तरीके से डाला कि कोगुलेशन नहीं हुआ, कोगुलेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कलर चेंज भी नहीं हो रहा रेड से गोल्ड तक। गोल्ड सोल takes place on adding 1 ml of 10% NaCl solution, 1 ml of 10% NaCl solution। तो याद रखना गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर। जिसका जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उसका उतना ही कम प्रोटेक्टिव पावर भी होगा। ठीक है, तो दिस वाज योर ओवरऑल सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पे इमल्शन में सोच रहा हूँ ऑयल इन वाटर व्हेन वाटर इन ऑयल, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड है, हालांकि इन पे क्वेश्चन कभी नहीं आते, बट गो थ्रू एनसीईआरटी एक बार इनको 3-4 बार पढ़िएगा सरफेस केमिस्ट्री को। तो यहाँ से आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म होता है और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म होती है। तो प्लीज रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और बस रिवाइज करते रहिए और मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी हमारी, 2 साल से चालू हुई और आज फाइनली यहाँ पे ख़त्म भी हो रही है। आई होप सो मैंने आपको पूरा 100% दिया, मैंने आपको सारी चीज़ें समझ में आई। फिर भी किसी को बच्चे को डर लगता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप प्लीज़ मेरे पास आ सकते, कोई भी डाउट पूछ सकते, इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। और मैं भी चाहूँगा जैसे इस साल रिजल्ट हमारा नीट में अच्छा गया है, जेई में भी अच्छा गया, तो इस बार आप लोग भी इससे बेटर अच्छा रिजल्ट करो, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ो आप। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बार हमारे यहाँ हाईएस्ट 640 है, तो आप 640 से ज़्यादा हाईएस्ट लाओ, 680 लाओ, 670 लाओ। और ये नंबर अचीव करना ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर इंसान चाह ले तो सब कुछ हो सकता है। वो कहते हैं ना मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो ये वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं जब स्कूल खुलता है, तो थैंक यू वेरी मच।